Hello everybody, I am Deepika from LearnoHub, a free learning platform where you can study physics, chemistry, maths, biology absolutely for free only at learnohub.com. Question number 1, fill in the blanks. A है plants are called dash because they fix carbon dioxide. तो plants को हम क्या बोलते हैं? क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करते हैं, तो plants को हम बोलते हैं autotrophs, right? So they are called as autotrophs because they fix carbon dioxide, they release oxygen in this process, and this process is called as photosynthesis. Correct? Then coming to the second one, in an ecosystem dominated by trees, the pyramid of number is dash type. तो हमने दो तरह के पिरामिड पढ़े हैं. एक हमने पढ़ा है अपराइट पिरामिड, ठीक है, और दूसरे हमने पढ़े हैं इनवर्टेड, राइट. तो अपराइट तो कुछ ऐसे देखने को मिलते हैं और इन्वर्टेड एग्जैक्टली इसके ऑपोजिट हमें देखने को मिलते हैं, राइट. सो दिस इज एन अपराइट पिरामिड एंड दिस इज एन इन्वर्टेड पिरामिड. तो वो एक इकोसिस्टम विच इज डोमिनेटेड बाय ट्रीज, मतलब वहां पर बहुत सारे ट्रीज हैं, तो वहां पर जो ऑर्गेनिजम्स का नंबर है वो कैसा हमें देखने को मिलेगा, ठीक है. वी आर टॉकिंग अबाउट द पिरामिड ऑफ नंबर, तो वो हमें कैसा देखने को मिलेगा. तो देखो, एक ऐसा इकोसिस्टम है जहाँ बहुत सारे ट्रीज हैं, तो ऑब्वियसली उसके साथ में क्या होंगे, बहुत सारे हमें इंसेक्ट्स देखने को मिलेंगे, बहुत सारे बर्ड्स देखने को मिलेंगे. तो अगर हम ओवरऑल नंबर की बात करते हैं तो जितने हमारे पास ट्रीज हैं उससे भी बहुत ज़्यादा नंबर में क्या होंगे, बर्ड्स और इंसेक्ट्स. सो दिस इज गोइंग टू बी इन्वर्टेड टाइप, क्योंकि ट्रीज कम होंगे, फिर उससे ज़्यादा से बर्ड्स है, फिर उससे भी ज़्यादा हमारे पास क्या है, insects हैं. So this is going to be inverted. Correct? Then C. In aquatic ecosystems, the limiting factor for the productivity is. एक ecosystem में जो limiting factor है productivity का, वो क्या है? तो अगर हम किसी भी इकोसिस्टम की बात करते हैं तो किसी भी इकोसिस्टम में अगर लाइट नहीं आएगी तो कोई भी इकोसिस्टम जो है वो सस्टेन नहीं कर पाएगा, राइट. प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, कोई भी सस्टेन नहीं कर पाएगा. सो द लिमिटिंग फैक्टर ओवर हियर इज लाइट. करेक्ट. देन डी, कॉमन डेट्रीवोर्स इन आर इकोसिस्टम आर. तो हमारे इकोसिस्टम में कॉमन डेट्रीवोर्स कौन है? सो दे आर, दिस इज अ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, सो दे आर अर्थवॉर्म्स. तो अर्थवॉर्म्स क्या होता है, मेजरली दे फीड ऑन दीज डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म और इसी से अपना वो न्यूट्रिएंट्स लेते हैं. करेक्ट. देन ई इज द मेजर रिजर्वायर ऑफ कार्बन ऑन अर्थ इज. तो जो कार्बन का मेजर रिजर्वायर है अर्थ पे वो क्या है? सो दोज आर ओशियंस, राइट. ओशियंस क्यों? क्योंकि अराउंड 37,000 बिलियन टन्स of carbon is stored where? In ocean. So this is the largest reservoir of carbon on earth. Correct? So let's see our next question. Question number 2, which of the following has the largest population in food chain? तो out of the given 4, किसकी population सबसे ज़्यादा होती है एक food chain में? तो क्या वो producers हैं, क्या वो primary consumers हैं, या वो secondary consumers हैं, या फिर वो decomposers हैं? तो सबसे ज़्यादा जो population होती है वो होती है decomposers की. अब decomposers में बहुत सारे organisms आते हैं, जैसे इसमें आते हैं microbes, ठीक है. माइक्रोब्स आते हैं, माइक्रोब्स में भी अलग अलग तरह के बैक्टीरिया हैं, फंजाई हैं, और ये बहुत ही माइन्यूट ऑर्गेनिजम्स हैं, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हैं, और जो कि हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, लेकिन एक छोटी सी जगह पे इनका नंबर जो है वो बहुत ज़्यादा होता है. मतलब अगर आपको ऐसे कुछ एक ग्रोथ दिखाई दे रही है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, ठीक है, एक जगह पर, तो यहाँ पर ना बहुत सारे बिलियंस, लैक्स, बिलियंस ऑफ माइक्रोब्स होंगे, बिकॉज ये इतने छोटे होते हैं. जब ये बहुत सारे एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं तो वो हमें
बहुत मतलब ऐसे कुछ अलग से एक स्ट्रक्चर दिखाई देने लगता है। तो बेसिकली these decomposers they are in the largest number in a food chain, ठीक है। और ये वही है जो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स को क्या करते हैं, उनको डीकम्पोज करते हैं और उनसे न्यूट्रिएंट्स को रिलीज करते हैं। करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, द सेकेंड ट्रॉफिक लेवल इन अ लेक इज, तो फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन, बेंथोस और फिशेस। तो एक लेक में, तो बेसिकली हम एक एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं, तो उसमें सेकेंड ट्रॉफिक लेवल कौन सा ऑर्गेनिज्म होता है? क्या वो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, जूप्लैंक्टन्स होते हैं, बेंथोस होते हैं, और आर दे फिशेस? तो अगर हम ट्रॉफिक लेवल की बात करें तो सबसे पहले एक एक्वेटिक जो इकोसिस्टम है उसमें आते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स, राइट, फाइटोप्लैंक्टन्स। करेक्ट। तो ये एक्चुअली दीज आर द प्रोड्यूसर्स, ठीक है। इनके ऊपर फीड कौन करता है? हु फीड्स ऑन दीज? सो जूप्लैंक्टन्स, राइट, जूप्लैंक्टन। तो कौन आएगा? दिस इज द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल एंड दिस इज द सेकेंड ट्रॉफिक लेवल, सो दिस मीन्स द करेक्ट ऑप्शन हियर इज बी। ओके। क्वेश्चन नंबर 4, सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स आर herbivores, प्रोड्यूसर्स, कार्निवोर्स और नन ऑफ द अबव। तो अगर हम एक नॉर्मल इकोसिस्टम की बात करें तो प्रोड्यूसर्स तो हमें पता है कौन होते हैं, ठीक है। तो लेकिन सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं? तो सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स कोई नहीं होते हैं। वी हैव प्रोड्यूसर्स, सो दे आर द प्लांट्स, राइट। सो प्लांट्स आर द प्रोड्यूसर्स एंड rest all the organisms they are directly or indirectly they are dependent on these plants, ठीक है। तो plants हैं, plants को खाएंगे herbivores, herbivores को खाएंगे carnivores। so सिर्फ ये producers हैं, इसके सिवा अगर हम इनकी बात करें so these are not the producers, they are the autotrophs and they all are heterotrophs, right। so the option will be none of these, करेक्ट। तो यहाँ पर सिर्फ ये खाना बना रहे हैं और ये प्राइमरी प्रोड्यूसर्स है, ये भी खाना अपना खुद नहीं बना रहे हैं और ना ही ये बना रहे हैं। करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, what is the percentage of photosynthetically active radiations, जिसको हम इन शॉर्ट बोलते हैं PAR, in the incident solar radiations। तो क्योंकि बहुत सारी लाइट है, ठीक है, धूप आई, बहुत सारी लाइट आई, अब उसमें से कौन कितनी परसेंटेज है विच इज फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशंस, जिनको हम बोलते हैं, मतलब वो लाइट जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती है। सो आउट ऑफ 100% ओनली 50% of the rays that we receive on earth they are PAR, that is photosynthetically active radiations। और ये जनरली अगर हम इनकी वेवलेंथ की बात करें तो ये होती है फ्रॉम 400 to 700 नैनोमीटर्स। करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, डिफरेंशिएट बिटवीन, ए है ग्रेजिंग फूड चेन एंड डेट्रिटस फूड चेन। तो ग्रेजिंग फूड चेन और डेट्रिटस फूड चेन में क्या डिफरेंस है? तो ग्रेजिंग फूड चेन जो होती है वो स्टार्ट होती है फ्रॉम ग्रीन प्लांट्स। तो यहाँ पर ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं ना, दे आर द प्रोड्यूसर्स, और यहीं से ये फूड चेन स्टार्ट होती है। इसमें एनर्जी का ट्रांसफर होता है फ्रॉम producers to herbivores into carnivores, right। और वहीं पर अगर हम detritus food chain की बात करें तो ये food chain start होती है from dead and decaying organic matter and from decomposers, और इसमें सेप्रोफाइट्स होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो हमारे डीकम्पोजर्स होते हैं उनसे ये फूड चेन स्टार्ट होती है। देन कम्स टू द सेकेंड डिफरेंस, दैट इज एनर्जी। तो ग्रेजिंग फूड चेन में हमें पता है प्लांट्स प्रोड्यूसर्स हैं और वो कहाँ से एनर्जी लेते हैं? दे टेक एनर्जी फ्रॉम द सन, राइट। तो यहाँ पर सोलर एनर्जी को यूटिलाइज किया जाता है, वहीं पर डेट्रिटस फूड चेन में बायोमास एनर्जी को यूटिलाइज किया जाता है। इसमें डेट्रिटस को यूटिलाइज किया जाता है, जो भी डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर हैं उनके ऊपर डीकम्पोजर्स फीड करते हैं और उनसे एनर्जी, उनसे अपने न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। करेक्ट। सो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन दीज टू। अगर हम ग्रेजिंग फूड चेन की बात करें ना तो यूजुअली इसमें बड़े बड़े ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व हैं, जैसे ट्रीज हैं, जैसे ह्यूमंस हैं, डियर है, अर्थ है। सो the organisms are at the macro
मैक्रो लेवल, राइट। वहीं पर अगर हम डेट्रिटस फूड चेन की बात करते हैं ना, तो इसमें यूजुअली जो ऑर्गेनिजम्स है ना वो हमें सॉइल में दिखाई देंगे, जैसे अर्थ फॉर्म्स हैं या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। तो इसमें माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स भी आते हैं और ये जनरली सॉइल में ये सारा जो फूड चेन है वो चलता रहता है, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर। लेट्स सी आवर बी पार्ट। बी पार्ट डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोडक्शन एंड डीकॉम्पोजिशन। तो बहुत ही सिंपल से डिफरेंस है। प्रोडक्शन, वी आर प्रोड्यूसिंग समथिंग, राइट। सो इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फ्रेश बायोमास फ्रॉम इनऑर्गेनिक मैटर बाय प्रोड्यूसर्स यूजिंग सनलाइट, राइट। तो इसमें क्या होता है, हम फ्रेश बायोमास बनाया जाता है, ठीक है, यूजिंग सोलर एनर्जी। और यहीं पर डीकॉम्पोजिशन में क्या होता है, ये जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हैं, बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है, सिंपलर फॉर्म्स को मिला के कुछ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर्स बनाए जा रहे हैं। वहीं पर डीकॉम्पोजिशन में इससे उल्टा हो रहा है, जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर हैं उनको ब्रेक करके सिंपलर फॉर्म्स में कन्वर्ट किया जा रहा है। सो इट इज द डिग्रेडेशन ऑफ वेस्ट बायोमास इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स बाय डीकॉम्पोजर्स, करेक्ट। तो अगर हम प्रोडक्शन की बात करें तो इसमें सोलर एनर्जी को ट्रैप किया जाता है। जैसे यहाँ पर फोटोसिंथेसिस में क्या होगा, सिंपल ऑर्गेनिजम्स हैं उनको एक साथ लाकर कुछ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स बनाए जाएंगे, ठीक है। जैसे वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये आपस में मिलेंगे और ये क्या बनाएंगे, ये शुगर्स बनाएंगे, करेक्ट। वहीं पर डीकॉम्पोजिशन में क्या होगा, यही कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स को ब्रेक करके सिंपलर फॉर्म्स में कन्वर्ट किया जाएगा। तो इसमें सोलर एनर्जी को हम ट्रैप करते हैं, बिकॉज दिस इज बेसिकली फोटोसिंथेसिस, राइट। और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एनर्जी को उन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स से, उन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स से हम रिलीज कर रहे हैं। तो एनर्जी इज रिलीज्ड। अगर हम प्रोडक्शन की बात करें तो ये एक एनाबॉलिक प्रोसेस है, मतलब एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम कुछ सिंपल चीज़ों को मिला के कुछ बना रहे हैं, ठीक है। वहीं पर डीकॉम्पोजिशन की बात करें तो डीकॉम्पोजिशन एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है, मतलब कि कुछ कॉम्प्लेक्स चीज़ों को हम तोड़ रहे हैं, ठीक है। वी आर ब्रेकिंग डाउन समथिंग, सो दैट इज अ कैटाबॉलिक प्रोसेस, करेक्ट। लेट्स सी आवर नेक्स्ट डिफरेंस। सी पार्ट डिफरेंशिएट बिटवीन अपराइट एंड इन्वर्टेड पिरामिड। तो अपराइट और इन्वर्टेड में क्या फर्क है, तो डायग्राम तो बहुत ही क्लियर है यहाँ पर। दिस इज एन अपराइट पिरामिड एंड दिस इज इन्वर्टेड, ठीक है। तो अगर हम बात करें अपराइट पिरामिड के, तो इसमें क्या होता है कि अगर हम नंबर की बात करते हैं तो यहाँ पर नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो नीचे से ऊपर की तरफ को कम होते जाते हैं। मतलब जैसे प्रोड्यूसर्स में ज़्यादा नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स होंगे और जैसे जैसे ये प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर्स तक ये पहुंचेंगे, ये पिरामिड पहुंचेगा, तो नंबर जो है वो डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है। तो वही हम यहाँ पर देख रहे हैं, ये एक पिरामिड है, तो ये प्रोड्यूसर्स हैं, तो प्रोड्यूसर्स का नंबर काफ़ी ज़्यादा है। उसके बाद प्राइमरी का थोड़ा कम हो गया, सेकेंडरी का और कम हो गया और टर्शरी में और कम नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स रह गए। सो देयर इज डिक्रीज इन नंबर एंड डिक्रीज इन बायोमास फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू द टर्शरी कंज्यूमर लेवल्स, राइट। वहीं पर अगर हम इन्वर्टेड की बात करते हैं तो इन्वर्टेड पिरामिड में क्या होता है कि हमारे पास नीचे तो कम नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मतलब इट स्टार्ट्स विद लेस नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स। जैसे कि हमने एक फिल इन द ब्लैंक भी किया था कि एक ऐसा इकोसिस्टम जहाँ पर ट्रीज हैं, ठीक है, तो वहां पर पिरामिड कैसा बनेगा, ट्रीज आर द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, ठीक है, तो वहां पर कैसा पिरामिड बनेगा, तो ट्रीज हैं तो बहुत सारे, लेकिन उनके ऊपर रहने वाले, उन पे अपना घर बनाने वाले, उनसे अपना न्यूट्रिशन लेने वाले बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे बर्ड्स हैं, इंसेक्ट्स हैं। तो ट्रीज कम नंबर में होंगे, उससे ज़्यादा होंगे बर्ड्स, उससे भी ज़्यादा होंगे बग्स और उससे भी ज़्यादा होंगे फ्लीज। तो ये जो पिरामिड है ये हमें कुछ ऐसा दिखाई देगा, नीचे कम है और ऊपर की तरफ को जो ऑर्गेनिजम्स का नंबर है वो बढ़ता जा रहा है। सो दिस इज इन्वर्टेड। सो देयर इज इंक्रीज इन नंबर एंड बायोमास from producers to tertiary consumer levels, right? Then comes the next pyramid of energy.
जो हम अपराइट पिरामिड की बात कर रहे हैं ना, इसमें एनर्जी एक एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, सो वी कैन राइट द पिरामिड ऑफ एनर्जी। क्योंकि जब हम एक इन अपराइट पिरामिड की बात करते हैं, तो जैसे सोलर एनर्जी प्रोड्यूसर्स ट्रैप कर रहे हैं, तो सोलर एनर्जी ट्रैप करने के बाद ये जो प्रोड्यूसर्स है ना, ये कुछ ही अमाउंट ऑफ एनर्जी नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में भेजते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पर से 100% है एनर्जी, तो यहाँ पर सिर्फ 10% जाएगी, फिर यहाँ प्राइमरी कंज्यूमर का 10% जो है वो इधर जाएगा, फिर उसका 10% इधर जाएगा। ठीक है, तो ऊपर की तरफ को जो एनर्जी है वो कम होती जाती है, राइट। सो अपराइट का एग्जाम्पल है पिरामिड ऑफ एनर्जी। अब अगर हम इन्वर्टेड पिरामिड की बात करते हैं, तो इसमें आता है पिरामिड ऑफ नंबर एंड पिरामिड ऑफ बायोमास। तो नंबर का तो हमने देख लिया कैसे नंबर डिक्रीज हो रहा है, और वैसे ही बायोमास भी डिक्रीज हो रहा है जैसे हम नीचे से ऊपर की तरफ को जा रहे हैं। करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, डी पार्ट, डिफरेंशिएट बिटवीन फूड चेन एंड फूड वेब। तो बहुत ही सिंपल डिफरेंस है जिसको हम एक छोटे से डायग्राम के साथ भी देखेंगे। पहले हम डिफरेंसेस डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम फूड चेन की बात करें, तो फूड चेन में जो एनर्जी का ट्रांसफर होता है फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू टॉप कंज्यूमर्स थ्रू अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो होता क्या है, अगर ये प्रोड्यूसर्स हैं, फिर जाएगा प्राइमरी कंज्यूमर्स, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर्स, फिर टर्शरी कंज्यूमर्स आएंगे। तो ये एक सीरीज में एनर्जी का ट्रांसफर होता है। वहीं पर अगर हम फूड वेब की बात करें ना, तो फूड वेब में बहुत सारी फूड चेन्स जो है वो आपस में ज्वाइन हुई होती हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि बिकॉज दीज फूड चेन्स दे आर इंटरकनेक्टेड, तो ये एक वेब लाइक स्ट्रक्चर बना देती हैं, और ये जो एनर्जी का ट्रांसफर है ये इधर से उधर होता रहता है, राइट। सो द फूड चेन्स आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर फॉर्मिंग वेब लाइक पैटर्न्स, राइट। और इसमें क्या होता है, एक हमें स्ट्रेट लाइन से दिखाई देती है, एक सीरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स दिखाई देते हैं। अगर हम फूड चेन की बात करें, तो एक ऑर्गेनिज्म जो है वो एक ही पोजीशन होल्ड करता है। ठीक है, लेकिन अगर हम फूड वेब में देखें, तो एक ऑर्गेनिज्म जो है वो बहुत सारी पोजीशंस होल्ड करता है। क्यों? क्योंकि एक ऑर्गेनिज्म अलग अलग फूड चेन से कनेक्टेड होता है, मतलब एक ऑर्गेनिज्म बहुत सारी फूड चेन्स में होता है। सो वन ऑर्गेनिज्म कैन होल्ड मोर देन वन पोजीशन, राइट। फूड चेन देखें तो फूड चेन यूजुअली हमें स्ट्रेट दिखाई देगा, या फिर हम ऐसे देखेंगे कि इट प्रोसीड्स इन अ प्रोग्रेसिव स्ट्रेट लाइन। वहीं पर अगर हम फूड वेब की बात करते हैं, तो हमें इसमें बहुत सारी ब्रांचिंग देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये तो हम सब कुछ पढ़ ही रहे हैं। अब हम इन दोनों का ना डायग्राम देखते हैं, तो ये जो सारी चीजें हैं ये वहां पर जाके रिवाइज करते हैं, राइट। तो चलिए देखते हैं डिफरेंसेस पिक्टोरियल फॉर्म में, राइट। तो ये फूड चेन भी है हमारे पास और फूड वेब भी है। तो हमने बोला था कि फूड चेन में क्या होता है कि एक ही सिंगल लाइन में हमें सारी की सारी वो प्रोग्रेसिव फूड चेन दिखाई देती है। ठीक है, तो जैसे ये प्रोड्यूसर्स हैं, ठीक है, प्लांट्स आर द प्रोड्यूसर्स। अब यहाँ पर डियर है जो प्लांट्स को खाएगा, फिर वुल्फ है जो डियर को खाएगा, और when these all organisms will die, then decomposers will come into the picture, and again these nutrients they will get released from these organisms, और वो किसको मिल जाएंगे? प्लांट्स को। और ये ऐसे ही फूड चेन चलती रहेगी, राइट। वहीं पर अगर हम फूड वेब की बात करते हैं, तो यहाँ पर बहुत सारी फूड चेन्स जो हैं वो इंटरकनेक्टेड होती हैं। जैसे ये हमारे प्लांट्स हैं जो कि प्रोड्यूसर्स हैं, इनको खाएंगे ग्रास हॉपर्स, इन्हीं प्लांट्स को बर्ड्स भी खाएंगे, और इन्हीं को स्क्विरल भी खाएगी। ठीक है, तो ये तीन जो है वो इसी से न्यूट्रिशन को डराइव करेंगे। ठीक है, अब ग्रास हॉपर को बर्ड्स भी खाएंगे और इनको स्क्विरल भी खाएगी, करेक्ट। वैसे ही अब बर्ड्स को फॉक्स भी खाएगा और बर्ड्स को ईगल भी खाएगा, करेक्ट। तो ऐसे बहुत सारी फूड चेन्स हैं जो आपस में कनेक्टेड है। अगर आप इसमें देखो ना, तो इट इज वेरी सिंपल। सो दीज आर द प्रोड्यूसर्स, दीज आर द प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स। ठीक है, लेकिन अगर आप फूड वेब में आओ ना, तो एक ऑर्गेनिज्म आपको बहुत सारी पोजीशंस होल्ड करता हुआ नजर आएगा। जैसे प्लांट्स तो प्रोड्यूसर्स हैं ही हमारे, यहाँ पर अगर ये वाली फूड चेन देखो तो इसमें प्राइमरी कंज्यूमर ये है, अगर ये वाली देखो तो यहाँ पर प्राइमरी कंज्यूमर ये है, लेकिन अगर आप इस फूड चेन में कर चलो तो ये सेकेंडरी कंज्यूमर आ रहा है,
करेक्ट। तो मतलब एक ऑर्गेनिज्म जो है, अगर हम इस बर्ड को ही देखते हैं तो ये अलग अलग फूड चेन्स में अलग अलग पोजीशन होल्ड कर रहा है। और अगर हम फूड वेब की बात करें तो मल्टीपल पोजीशंस ये एक फूड वेब में इसकी मल्टीपल पोजीशंस है। करेक्ट। तो क्लियर हुआ हमें। डिफरेंस जब आएगा तो आप डायग्राम से भी इसको शो कर सकते हो, सो दैट विल बी गुड। Question number 6, E part differentiate between litter and detritus, right? तो अगर हम litter और detritus की बात करते हैं ना, तो बेसिकली दोनों ही वेस्ट मटेरियल्स हैं, ठीक है। मतलब जो भी वेस्ट हम अपने आसपास देखते हैं दोनों वही हैं, लेकिन एक बहुत ही सिग्निफिकेंट डिफरेंस है दोनों के अंदर। तो लिटर की अगर हम बात करते हैं तो लिटर क्या है, जो भी हम वेस्ट देखते हैं ग्राउंड के ऊपर, जैसे अगर पेपर वेस्ट है, क्लॉथ का वेस्ट है, से ग्लास वेस्ट है, वेजिटेबल वेस्ट है, प्लांट वेस्ट है, एनिमल वेस्ट है, ये सारा का सारा लिटर में आता है, ठीक है। वहीं पर अगर हम डेट्रिटस की बात करें तो इसमें जो वेस्ट की हम बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं सिर्फ प्लांट्स और एनिमल्स के वेस्ट की, दैट टू अबव द ग्राउंड और बिलो द ग्राउंड। करेक्ट। तो व्हाट इज लिटर? इट इज ऑल काइंड ऑफ वेस्ट विच इज प्रेजेंट अबव द ग्राउंड, राइट। Detritus is the dead remains of plants and animals. लिटर हमें सिर्फ ग्राउंड के ऊपर देखने को मिलता है, ठीक है। कूड़ा करकट से ब्रोकन कैन्स, ब्रोकन थिंग्स फ्रॉम होम, से ब्रोकन टॉयज, तो ये सारी चीजें, ये हर तरह का वेस्ट जो है वो लिटर में आता है। और डेट्रिटस जो है इट कैन बी सीन अबव द ग्राउंड और बिलो द ग्राउंड। लिटर जो होता है इट कैन बी बायोडिग्रेडेबल, जैसे कि अगर उसमें कोई से वेजिटेबल या एनिमल वेस्ट है, सो दैट विल बी बायोडिग्रेडेबल। लेकिन वहीं पर कुछ से सिंथेटिक क्लॉथ्स का वेस्ट है, कुछ प्लास्टिक वेस्ट है, सो दैट ऑल विल कम अंडर नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, राइट। लेकिन क्योंकि डेट्रिटस में सिर्फ हम प्लांट्स और एनिमल्स के वेस्ट की बात कर रहे हैं, सो दिस इज अ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, राइट। तो सिंपल है, दोनों में डिफरेंस, दोनों वेस्ट ही है लेकिन अलग अलग तरह के वेस्ट हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 6, F पार्ट डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। तो प्राइमरी और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी में क्या डिफरेंस है? तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है रेट एट विच ऑर्गेनिक मैटर इज बिल्ड अप बाय द प्रोड्यूसर्स, और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी का मतलब है रेट एट विच दिस ऑर्गेनिक मैटर इज बिल्ड अप बाय द कंज्यूमर्स। तो यहाँ पर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनिक मैटर बना रहे हैं और यहाँ पर कंज्यूमर्स बना रहे हैं। Then there is synthesis of fresh organic matter from inorganic matter। तो यहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर बन रहा है किससे? फ्रॉम इनऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। जैसे प्लांट्स हैं, दैट इज द प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। प्लांट्स जो है वो फोटोसिंथेसिस से खाना बना रहे हैं, तो वो कुछ इनऑर्गेनिक मैटर को कंबाइन करके कुछ ऑर्गेनिक मैटर बना रहे हैं। वहीं पर अगर हम सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं तो इसमें सिंथेसिस होता है ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम प्लांट्स ऑर्गेनिक मैटर, मतलब हम प्लांट से कुछ ले रहे हैं और उससे फिर अपना से ऑर्गेनिक मैटर बना रहे हैं, राइट। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। क्वेश्चन नंबर 7, डिस्क्राइब द कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम। तो हमें इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स को डिस्क्राइब करना है। सबसे पहली बात कि ये जो इकोसिस्टम है ये क्या होता है? इकोसिस्टम बेसिकली एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने सराउंडिंग्स के साथ इंटरैक्ट करते हैं, राइट। सो लिविंग ऑर्गेनिजम्स दे इंटरैक्ट अमंगस्ट देमसेल्व्स, मतलब आपस में लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंटरैक्ट करेंगे और अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट के साथ इन ऑर्डर टू परफॉर्म सम न्यूट्रिएंट साइकिल, सम एनर्जी फ्लो, डीकॉम्पोजिशन एंड प्रोडक्टिविटी। तो इन सब के लिए जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो इंटरैक्ट करते हैं, राइट। तो इसमें बहुत सारे इकोसिस्टम देखे गए हैं, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, पॉन्ड इकोसिस्टम, लेकिन जो सभी के सभी इकोसिस्टम्स हैं उनमें मेजरली दो कंपोनेंट्स देखे गए हैं। एक है बायोटिक और दूसरा है एबायोटिक। तो बायो मीन्स लिविंग, राइट। तो ये कौन से कंपोनेंट्स हैं? दीज आर द लिविंग कंपोनेंट्स, राइट। वहीं पर एबायोटिक में आते हैं सारे के सारे नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। तो डिटेल में एक बार डिस्कस कर लेते हैं लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स को।
तो अब डिस्कस करते हैं बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स को। तो सबसे पहले एबायोटिक कंपोनेंट्स देखते हैं। तो एनवायरनमेंट में जितने भी नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि लाइट है, टेम्परेचर है, वाटर है, सॉइल है, एयर है या फिर इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हैं, तो ये सारे के सारे आते हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स में। करेक्ट। दूसरे आते हैं हमारे बायोटिक कंपोनेंट्स, मतलब लिविंग कंपोनेंट, जैसे कि प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, डीकम्पोजर्स हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, दे आर बायोटिक कंपोनेंट्स, दैट इज द लिविंग कंपोनेंट्स। जैसे कि सबसे पहले अगर हम प्रोड्यूसर्स की बात करते हैं तो प्रोड्यूसर्स में आते हैं प्लांट्स। तो प्लांट्स क्या करते हैं, दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस एंड दे मेक देयर ओन फूड, राइट। तो यहाँ पर फोटोसिंथेसिस होती है। करेक्ट। अब इन प्लांट्स के बाद आते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स, वो कंज्यूमर्स जो वो ऑर्गेनिजम्स जो कि प्लांट्स के ऊपर फीड करते हैं, जैसे कि कौन आएगा यहाँ पर, से डियर, राइट। सो डियर फीड्स ऑन प्राइमरी कंज्यूमर्स, उसके सॉरी ऑन प्रोड्यूसर्स। उसके बाद आते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स, वो ऑर्गेनिजम्स जो प्राइमरी कंज्यूमर्स के ऊपर फीड करते हैं, जैसे डियर को कौन खाएगा, तो आई हैव रिटन लायन, राइट। तो अब ये क्या करेंगे, ये प्राइमरी कंज्यूमर्स को खाएंगे। बाद में जब ये सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स दे विल बी डेड, तो इनके ऊपर कौन फीड करेगा, इनके ऊपर फीड करेंगे डीकम्पोजर्स, राइट। तो बेसिकली ये एक शॉर्ट सी फूड चेन के फॉर्म में हमने डिस्कस किया। तो इसमें क्या आएंगे, इसमें आएंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो ये इन डेड ऑर्गेनिजम्स के ऊपर फीड करेंगे और इनसे क्या करेंगे, दे विल रिलीज न्यूट्रिएंट्स, right? So when you are asked to describe the components of the ecosystem, you have to mention biotic and abiotic। बायोटिक में कौन से आते हैं, एबायोटिक में कौन से आते हैं, ये सारी चीजें आपको मेंशन करनी पड़ेगी, राइट। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें आपको बेसिक बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स पता होने चाहिए और उसके सिवा आप अपनी मर्जी से आप कुछ भी लिख सकते हो। मतलब लिखना तो सही है, लेकिन अपने हिसाब से आप इस आंसर को मोल्ड कर सकते हो। करेक्ट। तो आई होप दीज आर क्लियर टू यू। तो क्वेश्चन नंबर 8 सेज define ecological pyramids and describe with examples pyramid of number and pyramid of biomass। तो सबसे पहले हमें बताना है कि ये जो ecological pyramids हैं ये क्या होते हैं। तो अगर हम इकोलॉजिकल पिरामिड्स की बात करें तो ये बेसिकली एक पिरामिड टाइप का हमें स्ट्रक्चर दिखाई देता है, जैसा कि ये हमें नीचे देखने को मिल रहे हैं। तो ये हमें एक तो ग्राफिकली हमें ये बताता है कि एक जो इकोसिस्टम है उसमें डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स क्या है, इकोलॉजिकल पैरामीटर्स के बारे में बताता है। जैसे पैरामीटर ऑफ नंबर, पैरामीटर ऑफ एनर्जी, पैरामीटर ऑफ बायोमास, राइट। तो ऐसे बहुत सारे पैरामीटर्स का जो इंफॉर्मेशन है वो हमें मिलती है कि कैसे वो पर्टिकुलर पैरामीटर एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम में वेरी कर रहा है। और हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि ये हमें प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स के बीच में एक रिलेशन बताता है कि कैसे किसी एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर ज़्यादा हैं और कंज्यूमर्स कम हैं, या यू कैन से किसी एक हमारे इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर्स कम हैं लेकिन कंज्यूमर्स ज़्यादा हैं, लेकिन वो भी सस्टेन कर रहा है, वो इकोसिस्टम भी सर्वाइव कर रहा है, राइट। तो इसमें आते हैं इन्वर्टेड और अपराइट पिरामिड्स, राइट। तो हम बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे उसके बारे में, हम डायरेक्टली आते हैं पिरामिड ऑफ नंबर पे। करेक्ट। तो सबसे पहले अच्छा इकोलॉजिकल पिरामिड। सो व्हाट इज एन इकोलॉजिकल पिरामिड? इट इज बेसिकली a graphical representation of different ecological parameters like number, energy, biomass। करेक्ट। नाउ टॉकिंग अबाउट पिरामिड ऑफ नंबर, तो जब हम पिरामिड ऑफ नंबर की बात कर रहे हैं ना, तो हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे जो नंबर है ऑर्गेनिजम्स का वो वेरी कर रहा है। क्या वो इनिशियली मतलब प्रोड्यूसर लेवल पे नंबर ज़्यादा है और कंज्यूमर्स लेवल पे कम है, या कंज्यूमर लेवल पे नंबर कम है और कंज्यूमर लेवल पे ज़्यादा है। ठीक है, प्रोड्यूसर लेवल पे कम है और कंज्यूमर लेवल पे नंबर ज़्यादा है। तो सबसे पहले अगर आप फर्स्ट वाला पिरामिड देखें तो यहाँ पर जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं, जो ये डायग्राम है और यू कैन से ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ये शो कर रहा है कि हमारे प्रोड्यूसर्स बहुत ज़्यादा हैं। अब
प्रोड्यूसर्स को खाया किसने? प्राइमरी कंज्यूमर्स ने, करेक्ट। तो प्राइमरी कंज्यूमर्स का नंबर जो है वो कम है। उसके बाद इनको प्राइमरी कंज्यूमर्स को खाया सेकेंडरी कंज्यूमर्स ने, उनका नंबर प्राइमरी कंज्यूमर से भी कम है, और फिर टर्शरी कंज्यूमर्स ने खाया, उनका नंबर और भी कम है। तो बेसिकली जब हम नीचे से ऊपर को गए तो जो नंबर है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जो है हर लेवल पे वो कम होते गए, right? So this is the type of the ecological pyramid. So this is the upright pyramid, right? तो दिस इज अपराइट, जहां पर प्रोड्यूसर लेवल पे जो नंबर है ऑर्गेनिजम्स का या इंडिविजुअल्स का वो ज्यादा है और कंज्यूमर लेवल पे कम है, करेक्ट। दूसरा आता है पिरामिड ऑफ नंबर विच इज इन्वर्टेड। अब क्या आप ऐसा सोच सकते हो कि कहीं पर कोई ऐसा पिरामिड जहां पर जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं वो बहुत कम है, लेकिन उनके ऊपर सरवाइव करने वाले कंज्यूमर्स बहुत ज़्यादा हैं। तो एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल्स है बिग ट्रीज का। तो हमने बड़े बड़े पेड़ तो देखे हैं, और हमने उन पेड़ों पे ये भी देखा है कि बड़े सारे ऑर्गेनिजम्स का घर होते हैं, है ना। हमने एनवायरमेंट चैप्टर में ये पढ़ा है। हम जब डिफॉरेस्टेशन की बात करते हैं, उसके इफेक्ट्स की बात करते हैं, तो हम ये बोलते हैं कि जो मेन रीज़न है कि कोई भी पेड़ हमें नहीं काटना चाहिए, उसका यही है कि एक तो हमारे एनवायरनमेंट को कहीं ना कहीं पॉल्यूट कर रहा है, हमारे ट्रीज कम हो रहे हैं एंड प्रोड्यूसर्स कम हो रहे हैं, और दूसरा रीजन कि वो हैबिटेट है बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के लिए। तो उनके ऊपर रहते हैं बर्ड्स, ठीक है, उन बग्स और फ्लीज, राइट। तो ये इन सब का घर है। तो पेड़ तो एक है, लेकिन उसके ऊपर बहुत सारे बर्ड्स हैं, ठीक है। अब उसके ऊपर उससे भी ज्यादा बग्स हैं, और उसके ऊपर उससे भी ज्यादा फ्लीज हैं। तो दीज आर द प्रोड्यूसर्स, ठीक है। प्रोड्यूसर्स को खाया हर्बीवोर ने, है ना, मतलब प्रोड्यूसर्स के ऊपर है हर्बीवोर। वोर्स के ऊपर जो अटैक कर रहे हैं वो है पैरासाइट्स, और पैरासाइट्स के ऊपर भी जो अटैक कर रहे हैं वो है हाइपर पैरासाइट्स, राइट। तो इस तरह का जो पिरामिड हमें देखने को मिलता है उसको हम बोलते हैं इन्वर्टेड। और इसमें जैसे हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं पिरामिड में, तो जो नंबर है इंडिविजुअल्स का वो इंक्रीज होता है, ठीक है। सिंपल टू अंडरस्टैंड। लेट्स सी पिरामिड ऑफ बायोमास। नाउ टॉकिंग अबाउट द पिरामिड ऑफ बायोमास। तो बायोमास का जो पिरामिड है वो हमें बताता है कि एक ट्रॉफिक लेवल से जब हम नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में जा रहे हैं तो बायोमास कैसे वेरी कर रहा है। तो जनरली बायोमास जो है, अगर हम एक ग्रासलैंड इकोसिस्टम की बात करें तो प्रोड्यूसर लेवल पे जो बायोमास होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, और जैसे जैसे हम फर्दर नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल्स पे जाते रहते हैं, जैसे प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर, तो ये जो बायोमास है ना ये होता जाता है डिक्रीज, राइट। सो दिस बायोमास goes on decreasing as we move from the producer level to the tertiary consumer level, right। तो नीचे को हम देख रहे हैं कि नीचे की तरफ को बायोमास इंक्रीज हो रहा है और ऊपर को वो डिक्रीज होता जा रहा है, राइट। सो दिस इज द पिरामिड ऑफ बायोमास, राइट। Now talking about the next question, question number 9. तो question number 9 says, what is primary productivity? Give brief description of factors that affect primary productivity. तो primary productivity होती क्या है, मतलब प्राइमरी लेवल पे प्रोडक्शन। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं प्रोड्यूसर्स की। तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज बेसिकली द अमाउंट ऑफ बायोमास और ऑर्गेनिक मैटर दैट इज जनरेटेड बाय प्रोड्यूसर्स who are the producers? Plants are the producers per unit area over a period of time. तो एक टाइम में एक यूनिट एरिया में प्लांट्स ने या प्रोड्यूसर्स ने कितना बायोमास जनरेट किया, दैट इज प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब ये जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है ना ये कैसे हो रही है, मतलब इस प्रोडक्टिविटी से जो मतलब इस प्रोडक्टिविटी के पीछे जो प्रोसेस है वो क्या है, इट इज फोटोसिंथेसिस, राइट। तो फोटोसिंथेसिस ही है जिसकी वजह से ये बायोमास या ऑर्गेनिक मैटर बन रहा है, करेक्ट। अब जो फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस को, सॉरी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को, ये वही हैं जो फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी है, ठीक है, जिनको हम रॉ मटेरियल्स भी बोलते हैं। सबसे पहला फैक्टर है लाइट। तो अगर
प्रोडक्टिविटी होनी है, अगर फोटोसिंथेसिस होनी है, अगर बायोमास प्रोड्यूस होना है प्रोड्यूसर्स के लेवल पर, तो उनको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज चाहिए, दैट इज लाइट, दैट इज सनलाइट। अगर लाइट नहीं होगी, उनको सन की एनर्जी नहीं मिलेगी, तो वो नहीं बना पाएंगे। सो दिस इज वन ऑफ द फैक्टर दैट अफेक्ट्स प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। सेकेंड कम्स टेम्परेचर। सो इफ वी टॉक अबाउट टेम्परेचर, तो हम बात कर रहे हैं कैसे एक लेवल पर किस तरह का टेम्परेचर हमें चाहिए जिससे उस प्लांट के या उस प्राइमरी प्रोड्यूसर के, नॉट प्राइमरी प्रोड्यूसर बट जस्ट द प्रोड्यूसर्स के एंजाइम्स वर्क कर सके। टेम्परेचर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बिकॉज हम प्लांट्स को या प्रोड्यूसर्स को एक ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए होता है जिस टेम्परेचर पर उनके एंजाइम्स वर्क करते हैं और जिसकी वजह से वो बायोमास जनरेट कर पाते हैं। देन कम्स द मॉइस्चर। मॉइस्चर, अब अगेन मॉइस्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? तो मॉइस्चर क्या है? मॉइस्चर है पानी। तो पानी भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर पानी नहीं होगा तो कैसे रॉ मटेरियल्स कंप्लीट होंगे फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक है? इसीलिए जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं उनकी प्रोडक्टिविटी कम होती है। क्यों? क्योंकि उनकी सॉइल में मॉइस्चर की कमी होती है। बेसिकली प्लांट्स को पानी की कमी होती है, इसलिए उन प्लांट्स की प्रोडक्टिविटी बहुत ही कम होती है। देन कम्स न्यूट्रिएंट्स। अब पानी के साथ साथ एब्जॉर्ब होते हैं कुछ न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, जो कि इक्वली इम्पॉर्टेंट है प्लांट्स के लिए। उन न्यूट्रिएंट्स की हेल्प से ही बायोमास की प्रोडक्शन होती है, प्लांट्स खुद को स्ट्रॉन्ग रख पाते हैं और वो अच्छे से बायोमास जनरेट कर पाते हैं। Correct? So I hope this question is clear. It was very simple and very easy to understand. जब भी अगर इसमें ज़्यादा कुछ समझ ना आए, तो ये जो फोटोसिंथेसिस की एक इक्वेशन है ना, जो हमें पता है, ठीक है, हम ये लिख देते हैं, इससे आपको सब बहुत ही अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पर बेसिकली शुगर या ये यहाँ पर क्या जनरेट हो रहा है? बायोमास, और यहाँ पर रिलीज हो रही है ऑक्सीजन। तो आपको लिखना है सनलाइट के बारे में, आपको लिखना है, क्योंकि सनलाइट की वजह से ही टेम्परेचर चेंजेस होते हैं, तो आपको लिखना है टेम्परेचर के बारे में। देन आपको लिखना है वाटर के बारे में, एंड आपको लिखना है इसी पानी के साथ एब्जॉर्ब होने वाले न्यूट्रिएंट्स के बारे में। करेक्ट? तो यही वो फैक्टर्स हैं जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को लिमिट करते हैं, ठीक है? नाउ टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 10, डिफाइन डीकॉम्पोजिशन एंड डिस्क्राइब द प्रोसेसेस एंड द प्रोडक्ट्स ऑफ डीकॉम्पोजिशन। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले कि डीकॉम्पोजिशन होता क्या है? तो डीकॉम्पोजिशन मतलब किसी चीज का डीकॉम्पोज होना, मतलब कि एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट होना, right? So the process of breaking down of the complex organic material of detritus into inorganic substances, right? तो ये detritus क्या है? ये जो हमारे आसपास हम डेड प्लांट्स या एनिमल्स देखते हैं, दैट इज डेट्रिटस। तो ये जो सारा ऑर्गेनिक मैटर है जो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, इसको ब्रेक करके जब ये सिंपलर फॉर्म्स में कन्वर्ट होता है, तो उस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं डीकॉम्पोजिशन। करेक्ट? अब इसमें जो प्रोसेसेस इन्वॉल्व है वो है 5। तो फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन मतलब एज द वर्ड सजेस्ट, हम किसी चीज को फ्रेगमेंट्स में तोड़ दे रहे हैं। हमारे पास ये एक बड़ा सा सब्सटेंस था, हमने इसको फ्रेगमेंट्स में, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में ब्रेक कर दिया, राइट? सो द ब्रेकिंग ऑफ डेट्रिटस इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स, राइट? और ये किसकी हेल्प से होता है? इट हैपेंस विद द हेल्प ऑफ अर्थवॉर्म्स। ठीक है, अर्थवॉर्म्स फ्रेगमेंटेशन में, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की फ्रेगमेंटेशन में हेल्प करते हैं। देन कम्स द सेकेंड पॉइंट, दैट इज लीचिंग। लीचिंग जो है, लीचिंग में क्या होता है, जो जितने भी अब ये ब्रेक डाउन हो गए, फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट हो गए, इसके बाद जितने भी इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स है, वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हैं, ये पानी के साथ ही क्या हो जाते हैं, ये सीप इन हो जाते हैं इनटू द सॉइल, और ये नीचे जाके बैठ जाते हैं, एंड दे बिकम अनअवेलेबल सॉल्ट्स। ठीक है,
देन कम्स द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज कैटाबॉलिज्म। तो हमने मेटाबॉलिज्म पढ़ा है, मेटाबॉलिज्म में एनाबॉलिज्म होता है और कैटाबॉलिज्म होता है। तो एनाबॉलिज्म मतलब किसी चीज को कंस्ट्रक्ट करना, कैटाबॉलिज्म मतलब किसी चीज को तोड़ना। तो यहाँ भी फर्दर क्या हो रहा है, क्योंकि हम डिकॉम्पोजिशन की बात करें तो एनाबॉलिज्म तो होगा नहीं, तो क्या होगा, कैटाबॉलिज्म। तो यहाँ पर जो भी अब ये डिग्रेडेड डेट्रिटस है, मतलब फ्रेगमेंट्स में टूट गया है, लीचिंग हो गई है, अब जो डिग्रेडेड डेट्रिटस है वो फर्दर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, वो फर्दर ब्रेक डाउन हो जाता है और सिंपलर सब्सटेंसेस में, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में, करेक्ट। देन कम्स ह्यूमिफिकेशन। अब ये जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है इनसे बन जाता है ह्यूमस। ह्यूमस क्या है, एक डार्क कलर्ड सब्सटेंस है, हम कब से पढ़ते आ रहे हैं, विच इज एक्चुअली रिच इन न्यूट्रिएंट्स। वो न्यूट्रिएंट्स रिजर्व है बेसिकली प्लांट्स के लिए। एक डार्क कलर्ड, डार्क जैसी हमें ना कई बार मिट्टी दिखाई देती है कहीं पर भी, जैसे अगर आप थोड़े से कुछ ऐसे बहुत सारे पत्ते थे, आपने उसको ऐसे ग्राउंड में डंप कर दिया, कुछ टाइम बाद अगर आप उसको देखेंगे तो वो एक ऐसे ना जैसे काली सी मिट्टी हमें दिखाई देती है, दैट इज बेसिकली ह्यूमस एंड इट इज वेरी वेरी रिच इन न्यूट्रिएंट्स। वो न्यूट्रिएंट्स रिजर्व है प्लांट्स के लिए। देन कम्स द लास्ट स्टेप दैट इज मिनरलाइजेशन। अब क्या होता है, ये जो ह्यूमस है ना इसका फर्दर ब्रेकडाउन होता है। ह्यूमस का जो ब्रेकडाउन होता है ना दैट इज अ very slow process and it happens with the help of microorganisms. Humus का degradation and that is called as mineralization. ये further simplest forms में convert हो जाता है जो कि plants भी फिर absorb कर सकते हैं along with water, right? So these are the points, that is fragmentation, leaching, कैटाबॉलिज्म, ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन, ठीक है। तो FLCHM, ठीक है, आप इसका कोई भी न्यूमोनिक बना के आप इसको याद कर सकते हैं। सो दीज आर द 5 processes which are involved in decomposition, correct? Let's see our next question now. Now comes the next question, that is question number 11. Give an account of एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम। तो एक इकोसिस्टम में एनर्जी का फ्लो कैसे चलता है हमें उसके बारे में बताना है। तो हमें पता है कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे के सारे डिपेंडेंट है प्लांट्स के ऊपर, राइट? बिकॉज प्रोड्यूसर्स, हु आर द प्रोड्यूसर्स? सो प्लांट्स आर द प्रोड्यूसर्स। तो प्लांट्स ही सोलर एनर्जी को ट्रैप करके कुछ रॉ मटेरियल्स को यूज करके फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं जिससे कि खाना बनता है। और ये जो खाना है इसी खाने को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हर एक इंडिविजुअल खा रहा है या एनिमल्स खा रहे हैं बेसिकली। सो प्लांट्स आर द प्रोड्यूसर्स, दे आर द ऑटोट्रॉफ्स, राइट? अब सन से जो एनर्जी आती है उस एनर्जी में से सिर्फ 50% जो एनर्जी होती है दैट इज पावर, दैट इज फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशंस होती हैं, वो सिर्फ 50% ही होती हैं। और इस 50% में से भी जस्ट 2 to 10% जो एनर्जी है वो प्लांट्स एब्सॉर्ब करते हैं, राइट? तो मतलब यहाँ पर जो ये सन से एब्जॉर्प्शन हुआ दैट इज जस्ट 2 to 10% ऑफ पावर, राइट? फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशंस का। अब उस बाकी जो एनर्जी है वो हीट की फॉर्म में वो वापस से एनवायरमेंट में चली जाती है। तो इन्होंने एब्जॉर्ब की 2 to 10%। अब इन्होंने क्या किया, दे आर द प्रोड्यूसर्स, दे आर द प्लांट्स, दे आर एट द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। इन्होंने खाना बनाया, उसके बाद प्लांट्स को खाया हर्बीवोर्स ने। तो जो सेकेंड ट्रॉफिक लेवल आया उसमें आएंगे हर्बीवोर्स, दे आर द प्राइमरी कंज्यूमर्स, ठीक है। तो इसमें से भी जो सिर्फ 10% है, 10% ऑफ व्हाट, 10% ऑफ दिस एनर्जी, ये जो 2 to 10% है ना पावर का, इसकी अगेन जो 10% एनर्जी है वो ट्रांसफर होगी हर्बीवोर्स में, राइट? बाकी हीट की फॉर्म में लिबरेट हो जाएगी। फर्दर जब एक इंसेक्ट को खाएंगे बर्ड्स से, ठीक है, ये हर्बीवोर था, ठीक है, इसको खाया। अब एक कार्निवोर ने जो कि हमारा सेकेंडरी कंज्यूमर है, तो ये आया हमारा थर्ड ट्रॉफिक लेवल। अब इसमें भी ये जो 10% था इसका अगेन 10% मतलब और कम एनर्जी ट्रांसफर हुई पैरेट्स को। मतलब
सेकेंडरी कंज्यूमर्स को। फर्दर जब इस एनिमल को एक बड़े एनिमल ने खाया, सो दैट विल बी द टर्शरी कंज्यूमर, या ये टॉप कार्निवोर है, ये फोर्थ ट्रॉफिक लेवल आ गया हमारा। तो यहाँ पर ये जो 10% था, इसका भी 10% मतलब और कम एनर्जी जो है वो ट्रांसफर हुई इन टॉप कार्निवोर्स को, राइट। तो यहाँ बाकी सारी एनर्जी हीट की फॉर्म में लिबरेट हो गई। तो दिस इज द एनर्जी फ्लो इन द इकोसिस्टम। मतलब आउट ऑफ 50%, मतलब अगर 100% सोलर एनर्जी है, उसकी आप 50% रख लो, वो ही फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशंस होती हैं जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती हैं, और उसमें से प्लांट्स यूज कर पाते हैं जस्ट 2 to 10%। ठीक है, 2 to 10% उन्होंने यूज की। उसके बाद अब जब इन प्लांट्स को हर्बीवोर्स खाएंगे तो इस 2 to 10% का जस्ट 10%, ठीक है, जस्ट से कि 10% ऑफ पावर का 10% अगेन मतलब एनर्जी कम हुई है, वो हर्बीवोर्स में जाएगी, फिर उसका भी 10% प्राइमरी कार्निवोर्स में, उसका भी 10% सेकेंडरी कार्निवोर्स में। ऐसे जब एनर्जी फ्लो करती है इकोसिस्टम में तो वो कम होती जाती है, जो एनर्जी का लेवल है वो कम होता जाता है। मतलब कि प्रोड्यूसर्स के पास बहुत सारी एनर्जी आएगी, लेकिन वही जब टॉप कार्निवोर तक जाएगी तो वो एनर्जी कम हो जाएगी, उनको कम एनर्जी मिलेगी, राइट। तो वैसे ही अगर अब बीच में, क्योंकि ये तो हमने एक सिंपल सी फूड चेन ऊपर डिस्कस की, लेकिन देयर आर फूड वेब्स विच एक्चुअली एग्जिस्ट इन एन इकोसिस्टम। तो जैसे जैसे हर्बीवोर से आगे खाना बढ़ता जाएगा तो जो एनर्जी है वो सिर्फ 10% ही नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर हो पाएगी, करेक्ट। सो दिस इज हाउ दिस एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम हैपेंस। जब भी आपको ये क्वेश्चन आता है, इसमें बेस्ट है कि आप एक डायग्राम बना दें, राइट। तो इसमें जैसे थोड़े से पिक्चर्स हैं, एवरीबडी इज नॉट कंफर्टेबल विद ड्रॉइंग द पिक्चर्स, तो आप इसमें नाम लेके उसको प्रॉपरली हाईलाइट कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद थोड़ा सा ब्रीफली आप इसको पार को, फिर उसका 10%, फिर जो लिंडमैन्स 10% एनर्जी लॉ है उसको थोड़ा सा लेके कि सिर्फ 10% ही जो एनर्जी है वो ट्रांसफर होती है नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में, उसके बारे में आप मेंशन करें, करेक्ट। तो दिस क्वेश्चन इज वेरी स्कोरिंग, राइट। तो इसमें आप डायग्राम जरूर जरूर बनाएं, राइट। सो स्टूडेंट्स, आई होप जितने भी क्वेश्चंस आज हमने डिस्कस किए हैं वो आपको हुए होंगे एकदम क्रिस्टल क्लियर। तो अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और जैसा कि आप जानते हैं लर्नर हब फ्री है पर बेस्ट है।